नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो, प्रतीक सिंह। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुना क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर, जहां हम सब सफलता के सफरनामा की इस अगली कड़ी में आप सबका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आज की इस कड़ी में जिस विशेष व्यक्तित्व से हम मिलने वाले हैं वह दोस्तों रावेंद्र सिन्हा जी। उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि अपनी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे तो आपको ज्यादा प्रभावी लगेगा। तो बिना आपका समय व्यर्थ किए हम सीधा चलते हैं रावेंद्र जी की ओर। और हम चाहेंगे रावेंद्र जी आप एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय अपना दें और बच्चों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम रविंद्र सिन्हा है। मैं ग्राम तेंदुघाटा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। यह मेरा CGPSC में 5वां अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने 4 मेंस और ये दूसरा इंटरव्यू था मेरा दिया है। मेरी स्कूली जो शिक्षा है वह पहली से 10वीं तक गांव से ही पूरी हुई और 11वीं 12वीं मैंने राजनांदगांव से की है। और कॉलेज मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से प्राइवेट किया हूँ। 10वीं में मेरा परसेंट 60% ही रहा और 11वीं में मैं सप्लीमेंट्री रहा हूँ। 12वीं में भी मेरा 59% रहा। फर्स्ट ईयर में मैं फेल रहा हूँ और फाइनल में सप्ली रहा। लेकिन फिर भी आज मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हूँ और CGPSC 2023 में मेरा 48 रैंक रहा है जी। रावेंद्र जी की जो लाइन उन्होंने बताया आपके सामने दोस्तों, इसमें बहुत एक प्यारी सी बात थी जो प्यार से बोलते हुए निकल गए, और आपका ध्यान उस ओर मैं आकर्षित करना चाहूंगा। वो बात ये थी कि हम लोग को हमेशा लगता है कि सर, बच्चों के मन में रहता है कि सर मैं क्लास टॉपर नहीं था, सर मैं स्कूल टॉपर नहीं था, सर मैं स्टेट टॉपर नहीं था, तो क्या मैं CGPSC जैसे पूरे राज्य भर के टॉपर्स की एग्जाम को निकाल सकता हूँ, व्यापम के एग्जाम को दे सकता हूँ, या UPSC एस्पिरेंट बन सकता हूँ? तो इसके लिए उसको साक्षात आपके सामने जीता जागता प्रमाण लाइव आपके सामने मौजूद है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी सप्ली हुए, कभी फेल हुए, कभी औसत से भी बिलो अपने आप को जो जज करते हैं, और उसके बाद अगर वो खुद बोल रहे हैं कि मैं उस लेवल से दोस्तों आज अगर पूरे राज्य के सबसे टॉप लेवल के एग्जाम में 48 रैंक होल्ड करके बैठा हुआ हूं, इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए मतलब इनके मायने में आप दशरथ मान जी का बात बहुत सूट करता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों 2 चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप जाग जाए और अपनी शक्तियों को आप पहचानने लगे, उसी दिन से दोस्तों आपके जीवन में नया सवेरा आ जाएगा। तो राविंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं आपके स्कूली पूरा रहा, एजुकेशन सिस्टम रहा, तो वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और फिर बीच में पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इनका आंवला लेकर के फिर वो अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ करके वापस चले जाते हैं और उसी जीवन अपना जीवन यापन करने लगते हैं, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने शिक्षा के साथ। तो मैं इसी चीज को आपसे पूछना चाहूंगा कि शिक्षा का अहमियत कितना है, शिक्षण किस तरीके से आपके जीवन को बदला, और क्या इस पूरे जर्नी में आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति आई और उसे आपने कैसे टैकल करते हुए यहाँ तक पहुंचे, इस जर्नी के एक बार आप बच्चों के सामने हाईलाइट कीजिए। सर मेरी आर्थिक स्थिति तो बहुत कमजोर ही रही है पहले से। 11वीं में जब मैं राजनांदगांव में पढ़ने गया तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेले जा रहा था। दरअसल मेरे कुछ मित्र गए, इस कारण मेरे पिताजी ने घर में कुछ चना रखा हुआ था, उसको बेच के मेरे को भेजे थे। तो क्योंकि उनका भी यह सपना था कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे को भी मैं बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर जब मैं बिलासपुर आया तो स्टार्टिंग के 2-3 साल में तो आर्थिक परेशानी नहीं आई, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेरे को यहाँ, मैं 2016 से यहाँ हूँ, तो बाद में फिर तीसरे चौथे साल से आर्थिक परेशानी आने लगी। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी माताजी कृषि करते हुए भी उन्होंने मेरे को पढ़ाया है। सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने पूछा कि कुछ बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर यहाँ रुकिए, क्योंकि आप अगर खुद पे भरोसा रखेंगे और अपने घर वाले को इस भरोसे पे आप कन्विंस कर लेते हैं तो फिर उन लोगों में भी विश्वास जगेगा कि हाँ, जैसे मैं पहले से ही उनको बोलता था कि मैं कर लूंगा, लेकिन उस भरोसे के लिए आप कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलना भी चाहिए। जैसे मैं प्रीलिम्स पहला अटेम्प्ट मेरा फेलियर के बाद भी पहला अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हुआ। मैं जहां भी टेस्ट देता था तो लगभग मैं टॉप में ही बने रहता था। तो अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप बिल्कुल छोड़कर मत जाइए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरे लिए ये सुटेबल नहीं है, जैसे कुछ मेरे मित्र रहे यहाँ, तो स्टार्टिंग में तो अच्छे थे वो पढ़ाई में, मतलब उनका जो स्कूली पढ़ाई है वो बहुत अच्छा था।
लेकिन यहाँ वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा तो वो दूसरे फील्ड में चले गए और उस फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं वो। जी। तो बात है, आपको इस फील्ड में भरोसा है कि नहीं, अपने ऊपर भरोसा है तो आप बिल्कुल रुकिए यहाँ। तो रावेंद्र जी की दोस्तों, इस जो बात उन्होंने बताई इसके एक संक्षिप्त से आपको बता रहा हूं मैं कि खुद पे भरोसा है तो फिर आर्थिक और पारिवारिक स्थिति से जूझ करके भी आपको डटे रहना चाहिए अपने दृढ़ निश्चय की ओर। मगर वो भरोसे का एक आधार होना चाहिए। जैसे इनका आधार क्या था कि खुद को जज करते थे एक सही पैमाने पर कि जो मैं क्लास टेस्ट देता हूँ उसमें मेरी स्थिति अच्छी है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाला हूँ जो राज्य में इतने सारे लोगों के बीच में, जबकि मैं बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे स्कूली एग्जाम में सप्ली रहा, चाहे भैया मेरे मार्क्स कम रहे, और आज मैं पूरे उतने सारे लोगों में मिलकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाला है मैंने, तो मुझ में कुछ तो बात है। तो इनके विश्वास का, ये खुद पे भरोसे का एक आधार था। खुद पे झूठा विश्वास नहीं, उन्होंने अपने साथ धोखा कभी नहीं किया, खुद के प्रति वफादार रहे। इसलिए दोस्तों अपने आप का सही जजमेंट करके ये उसके लिए दृढ़ निश्चय बन करके रहे। इसी में रविंद्र, आप बच्चों को जब देखेंगे आगे बढ़ते चलते जाते हैं बच्चे, तो इस पूरी जर्नी में जब वो बाहर आते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि आपका एक यूनिक सा स्टोरी है, प्यारा सा एक लव स्टोरी भी आपके जीवन में है, तो हम चाहेंगे कि इसके मायने आप समझाएं कि आपके जीवन में एक संगिनी रही, साथी रही, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड, तो उनका सपोर्ट किस तरीके से रहा, और क्या जो गर्लफ्रेंड के कुछ रिश्ते होते हैं ये बाधा होते हैं, ये सहायक होते हैं, ये दोनों की अलग अलग परिभाषा है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी अपनी सफलता की जर्नी में अपने साथी का योगदान बताएं। सर, मेरे संदर्भ में अगर देखा जाए तो मेरी गर्लफ्रेंड का साथ मतलब बाधा तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। जब भी मैं असफल हुआ या सफल जैसे आज हूँ, क्योंकि सफल लोगों के पीछे तो सभी लोग हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी कमजोर रहने के बावजूद और पढ़ाई में भी मैं कोई विशेष नहीं था, तब भी वो हमेशा से मेरे साथ रही है। 2021 में मेरे को पूर्ण उम्मीद था कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा, लेकिन नहीं आया। उस समय भी मैं मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब था, उनका साथ मुझे मिला। 22 में भी इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन मेरा रैंक 327 रैंक था। उस समय भी उनका बहुत बढ़िया साथ मिला। आर्थिक रूप से भी जैसे मैंने आपको बताया कि घर तरफ से मेरे को बहुत दिक्कत था, तो आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग रहा है, मानसिक सहयोग भी रहा है। अब जैसे कि आप इस फील्ड में हैं, तो अगर कोई साथी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन साथियों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मेरे कुछ मित्र थे, जब मैं यहाँ आया था तो स्टार्टिंग के 1-2 साल में मुझे लगा कि ये मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे लक्ष्य से भटका रहे हैं। जी। मैंने उनका साथ छोड़ा, और जैसे उसके बाद जो मित्र मिले मुझे, जैसे 2017-18 के टाइम में सिद्धार्थ शंकर मिश्रा जी हैं, एसआर हैं अभी, वर्तमान में नवागढ़ में पोस्टिंग है उनका। जी। आंसर राइटिंग में उनका बहुत योगदान रहा। और अभी एक भैया है प्रशांत कुमार तिवारी, अभी उनका राज्य कर निरीक्षक में चयन हुआ है इसी वर्ष। अच्छा। जी। तो उनका भी मेंटली सपोर्ट पिछले 2 वर्षों में रहा है मुझे। और कुछ मित्र रहे इस दौरान। मेरे माता पिता, उन्होंने कभी भी मेरे को मतलब फोर्स नहीं किया कि आप जल्दी करो, बस वो उनका ये था कि आपको लग रहा है तो आप करो। इस बीच में गर्लफ्रेंड का योगदान तो बहुत ज्यादा ही रहा है, मतलब उनका योगदान, क्योंकि मम्मी पापा तो घर में हैं, उनसे आप वो चीजें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार से है कि आप पापा से तो आजकल लड़के लोग बात ही नहीं करते हैं। बस कॉल किए, पापा क्या कर रहे हो, खाना खा लिए, हाँ इतना पैसा भिजवा दीजिएगा, बस यहाँ तक में खत्म हो जाता है। तो कभी आपको दुख है, सुख है, तो आप शेयर करने के लिए कोई ना कोई हो तो अच्छा है। हाँ, किसी के लिए वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी के लिए कोई अच्छा भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकता है। मेरे लिए वो साथी मेरी गर्लफ्रेंड रही है। उनका पूर्ण सहयोग रहा है सफलता के दौरान मेरे को। जी। तो रावेंद्र जी की स्टोरी से एक बात मैं आपको समराइज करके समझाता हूँ, हर स्टोरी का मतलब समझिएगा कि साथी वही जो सफलता की दिशा में साथ चले। संक्षिप्त में इन्होंने कहा, बहुत प्यार से उस बात को समझिएगा कि वही साथी आपके सफलता में साथ रखना चाहिए तो आपकी सफलता की ओर आपको ढकेल रहे हैं, न कि उसकी विपरीत दिशा में। तो जो आपके जैसा दृष्टि रखता है, आपके जैसा विजन रखता है, आपकी दृष्टि को पहचान पा रहा है, वैसे साथी के साथ आपको लंबे समय तक चलना चाहिए और टिक करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं रामेंद्र जी। अब क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा आपका मेंस लिखने का, या आप लगभग बहुत बार मेंस लिख चुके हैं, तो अपनी प्री की क्या स्ट्रेटेजी रखते थे आप, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रखते थे, इस पर थोड़ा बच्चों को बताइए। प्रीलिम्स में सर 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पार्ट के रहते हैं जी। मैं हमेशा से छत्तीसगढ़ पार्ट को इतना स्ट्रांग रखा कि जैसे भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम मतलब स्कोर मेरे को करना है। जैसे आसान आया तो 45 के करीब पहुंचना है, हार्ड आया तो उसके अनुसार फिर
तो छत्तीसगढ़ पार्ट आपका अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। प्रीलिम्स में अधिकतर बच्चों का नहीं निकलता है, उसका कारण है कि वो अटेम्प्ट कितना कर, मेरे एक मित्र हैं, उनका मेरे से अच्छा है प्रीलिम्स, लेकिन उनके प्रीलिम्स में कुछ कमी आ रही है। दरअसल अटेम्प्ट करने में दिक्कत होता है। और भी कुछ लोग हैं, जैसे कि मेरा ऐसा रहा है, 100% जो क्लियर है, मेरे को डबल डाउट नहीं है, तो उसको मैं पहले अटेम्प्ट में ही गोला कर देता हूँ। और दूसरे राउंड में 50% जिसमें डाउट है या डबल डाउट कह सकते हैं उसको, फिर चाहे वो लास्ट में केवल 40 क्वेश्चन ही बने या लास्ट में 90 क्वेश्चन बने। 40 क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि ये कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे 21 पीएससी में हुआ, जी मैं 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया ओके। और फिर मेरा 15 नंबर ऊपर था कट ऑफ से। जस्ट पिछले साल की पीएससी, उसमें मैंने 85 प्लस अटेम्प्ट किया था और उसमें कट ऑफ 135 नंबर गया। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप कितना भी अटेम्प्ट जो कर रहे हैं, और सिंगल जो आंसर है वो और डबल डाउट, तो आपको ये नहीं सोचना है मैं कितना अटेम्प्ट करूं, जो आप अटेम्प्ट किए हैं उतने में ही आपका प्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंडियन जीएस की बात करें तो मैं, अब उसको डीप तो पढ़ना ही है। अगर आप प्री और मेंस दोनों कर चुके हैं, उसके बाद आप प्रीलिम्स दे रहे हैं अगर, तो इंडियन जीएस साइड उतना डीप आता नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ पार्ट ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग अगर रहता है तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको 3000 लोगों में आना है या प्रीलिम्स में आपको टॉप करना नहीं है। आपको कट ऑफ का वहां बैठ के नहीं सोचना है या फिर पहले भी नहीं सोचना है। कई लोग बोलते हैं कि इस साल कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इस साल कम जाएगा, तो वो आपको बस आपसे जितना बन रहा है उतना बनाओ, ना ही उससे एक्स्ट्रा बनाओ ना ही कम बनाओ। फिर आप अच्छे से पढ़ें, आपका प्री बिल्कुल क्लियर होगा। मेरा चारों बार प्री इस कारण क्लियर हुआ क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं पढ़ा हूँ, मैं बुक कंप्लीट किया हूँ और मैं जितना पढ़ा हूँ लोग भी उतना ही पढ़े होंगे जो अच्छे पढ़े हैं, तो इससे ज्यादा अटेम्प्ट करना उचित नहीं है। तो मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता नहीं था। थर्ड मतलब डाउट तक नहीं जाता था, डबल डाउट में ही कंप्लीट करता था मैं। जी सर। और मेंस को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहती थी, थोड़ी इसको बताएंगे राविंदर जी। मेंस में सर आंसर राइटिंग में 2017 से ही कंटिन्यू 2021 तक किया, उसके बाद तो फिर आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो चुका था मेरा जी। तो उसके बाद जो फैक्चुअल पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 4 है, और ऐसे फैक्चुअल तो नहीं है, लेकिन ऐसे राइटिंग आपको सप्ताह में एक दिन आप एक ऐसे भी लिखते हैं तो आपका 120 प्लस बिल्कुल, और उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी। जैसे मेरे कुछ मित्र इस बार रहे हैं जिनका 130 प्लस है, मैं उसमें दरअसल पाई चार्ट और बार ग्राफ वगैरह ज्यादा उपयोग नहीं करता हूँ। ऐसे मेरे भी अच्छे रहते हैं, लेकिन 125 नंबर है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें पाई चार्ट वगैरह उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर बहुत ही स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। आप अगर देखेंगे जिनका 250 रैंक है या जिनका टॉप 10 में है, उनके तीसरा, पांचवा, छठवा और जो 7वां पेपर है उस नंबर को आप मिलाकर देखेंगे तो वो बराबर होंगे, और जो पहला, दूसरा और चौथा पेपर जब उन के नंबर को आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 30 नंबर 50 नंबर का अंतर आएगा। तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट में मेरा पोस्ट नहीं लेने का कारण था कि मेरा फैक्चुअल पेपर अच्छा नहीं था। इस बार मेरा पहला पेपर भी 120 के आसपास रहा, दूसरा भी 125 रहा, और चौथा पेपर भी मेरा अपने दोस्तों के बीच में, और मैं मेरिट को देख रहा था उस आधार पे 111 नंबर रहा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था 2023 पीएससी में, जो साइंस और उसके अप्लाइड साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन रहे उस आधार पे। रविंद्र जी, जैसे आपका बैकग्राउंड, आपका क्योंकि साइंस बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड तो रहा नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को में रहता है कि सर हमारा साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड है नहीं, तो शुरू से अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते कि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, साइंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ भी बहुत ही दिक्कतें तो आई होंगी, तो आप उसको कैसे ओवरकम किए, इसलिए क्या आपकी रणनीति रहती थी, इस पे थोड़ा उन बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। मैथ्स में ऐसा था कि 2018 में मेरे को पक्षांतर भी करने नहीं आता था, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तक नहीं पता था। लेकिन बात निरंतरता की है सर। डेली मैं रात को 12 बजे जैसे मैं सोता हूँ तो 11 से 12 डेली 2018 से लेके अभी 2023 के मेंस के पहले तक डेली मैं 1 घंटे मैथ्स को दिया हूँ। साइंस का जो है वो आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, उसमें आप 10वीं का बुक लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आने लगे हैं तो 2-4 नंबर आप नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। मैथ्स में आप हमेशा ये सोच के चलिए कि आपको 40 प्लस स्कोर करना है,
क्योंकि आप 40 प्लस स्कोर मैथ्स में करेंगे तो आप ऐसा है 75 नंबर का जो रहता है एक पार्ट, उसके बराबर आप नंबर केवल 50 नंबर में ले आए हैं, तो फिर आप बिल्कुल 110 प्लस पेपर 4 में कर सकते हैं। और आसान रहा जिस बार जैसे 22 पीएससी में, तो बिल्कुल आपका 130 प्लस रहेगा। साइंस में मेरे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत गया, इसमें कहीं न कहीं मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ योगदान रहा है, क्योंकि उनका साइंस बहुत अच्छा रहा, तो उनके नोट्स मैं फॉलो किया था। और मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस रही है 2018 से, तो दिक्कत नहीं गया है। हाँ, कठिन बहुत लगा, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत किया उसमें, क्योंकि जो बहुत कमजोर था तो उसके लिए मैं अलग ही समय निकाल दिया था कि डेली 3 घंटे मैं पेपर 4 के लिए निकाल दिया था 2021-20 से ही। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दिया था उसी टाइम से, तब जाके आज उसमें अच्छा स्कोर रहा मेरा जी। तो राविंद्र जी की स्टोरी को जैसे आप देखेंगे, अगर मैं इनको समराइज करूँ छोटे से, बीच में समराइज करते हैं, तो आप देखेंगे पारिवारिक स्थिति का दिक्कत, आर्थिक स्थिति का दिक्कत, गर्लफ्रेंड का साथ होना, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाली दिक्कत, इन सब से आखिर ओवरकम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका एक दृढ़ निश्चय था, और वो दृढ़ निश्चय ये था कि खुद का इन्होंने सबसे पहली बात कि सही एनालिसिस किया और अपने प्रति वफादार रहे। कैसे वफादार रहे? क्योंकि इन्होंने जाना कि दोस्तों मेरी कमजोरी क्या है खुद का एनालिसिस करके, तो ये जान गए कि हाँ मेरा साइंस बैकग्राउंड वीक है, मैथ्स बैकग्राउंड वीक है, तो मुझे उसको अलग से समय देना पड़ेगा। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। इनकी स्टोरी से आप यही सीखिए कि भैया अगर आप खुद का एनालिसिस ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और खुद के प्रति वफादार नहीं है, तो आप सफलता के सफरनामा क्या, सफलता के सफर की बस के टायर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे मेरे दोस्त। इसे सफलता के सफर में आगे बढ़ना है तो खुद के प्रति वफादार रहिए, उसके बाद बाकी मेहनत तो सब करते हैं, वो आपको करना ही करना होता है। इसी क्रम जब हम आगे बढ़ेंगे राविंद्र जी, तो अब आप बताइए, जब बच्चे आजकल बहुत सारे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम उनको बहुत गाइड करते हैं मगर हमारी बात को थोड़ा बच्चे इग्नोर कर लेते हैं। तो बताइए, बहुत सारे बच्चे क्लास टेस्ट की वैल्यू ना नहीं समझते हैं कि क्लास टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है या टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। उनको लगता है बस मैं थ्योरी पूरा पढ़ूंगा और सीधे जाके फाइनल एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये जो अपनी छद्मवेशी दुनिया में जी रहे हैं, इसके प्रति आप अपना सच्चाई उनके सामने रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है क्लास टेस्ट या टेस्ट सीरीज देना। सर, जैसे कि कोई मैच है या क्रिकेट है, जो भी हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सीधा खेलने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा वर्ल्ड कप कोई खेलने चले गया। ये भी उसी प्रकार का ही चीज है कि आप सीधा जाके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे दिक्कत आएंगे। आप कहीं ना कहीं 2-3 गोला तो आप गलत भर देंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि आप नहीं है पूछे रहेंगे और आप है वाले ऑप्शन में आप टिक करके आएंगे। तो क्लास जो टेस्ट सीरीज रहा है, मैं स्टार्टिंग से ही 2020 के टाइम से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो मेरा मिनिमम गलत, मतलब पहले तो मेरा 7-8 गलत हो जाता था प्रीलिम्स में। उसके बाद जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था प्रीलिम्स का, तो फिर गलत होने की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। हाँ, कुछ 1-2 गलत तो वो सभी के साथ हो जाता है। जैसे मेरा जो चारों अटेम्प्ट रहा है उसमें लास्ट के 2 अटेम्प्ट जो मैं बहुत अच्छे तैयारी के साथ भी दिया हूँ, तो 1-2 गलत होता है। लेकिन अगर आप क्लास टेस्ट देते हैं तो समय भी आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो लगता है कि 2 घंटे में बन जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे 21 पीएससी में 66 पेज का था प्रीलिम्स का पेपर, उसमें 2 घंटे में उसको कर पाना बहुत बड़ा टास्क था। क्लास टेस्ट का इस प्रकार से फायदा रहता है कि नहीं है वाले क्वेश्चन जैसे हो गए, या गलत गोला भर लिए आपने, या फिर जो अपना वहाँ रोल नंबर वगैरह भरना रहता है, वो सब में भी उसका लाभ होता है। टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं। मेंस में भी उसका फायदा होता है, क्योंकि 3 घंटे में पूरे पेपर भरना बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार टफ आ जाता है, जैसे चौथा पेपर में इस बार जो बहुत अच्छे थे, जो मेरा जैसे एक मित्र से बात हुआ, वो स्टेट टॉपर रहे हैं 10th में जी, मेरिट में रहे हैं, फर्स्ट रैंक नहीं रहा था उनका, फिर भी उनका नंबर मैथ्स और साइंस में मेरे से कम रहा है इस बार। और जबकि मेरा आपको जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ, तो वो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता था, उनको भी आता था, लेकिन उस 3 घंटे में वो मैनेज नहीं कर पाए। तो आप अगर कंटिन्यू टेस्ट देते हैं तो आप आसान क्वेश्चन है या फिर हार्ड भी आ रहा है, तो आप उस प्रकार से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करके आते हैं एग्जाम हॉल में। तो राविंद्र जी जो बोले इसको बहुत गहराई से मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ दोस्तों, कि टेस्ट देना एक दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है टेस्ट देने का, कि आप हर एक चीज का पहले से ही एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस पोर्शन को बहुत ज्यादा गलत कर रहा हूँ, उसमें सुधार, मुझे किस पोर्शन बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जैसा देखेंगे कि मैं क्लास टेस्ट में हिस्ट्री क्वेश्चन मुझसे बहुत गलत हो रहे हैं,
तो आपको पता चलेगा कि स्पेशली मुझे हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहिए, है ना रविंद्र जी, जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अपनी गलतियों का हाँ। आकलन आप एग्जाम हॉल में जाके क्यों करेंगे? हाँ, आप वही वाला यही बात है। टेस्ट में कीजिए कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप उसको ठीक कीजिए। जी। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। या आप, कई लोगों का सभी ठीक रहता है लेकिन कहीं ना कहीं हर टेस्ट में गोला एक ना एक गलत जाता है उनसे, या फिर इसमें कौन सा सही नहीं है पूछेंगे तो लास्ट का वो नहीं छूट जाता है। जी, जी, जी। असत्य छांटिए में वो सत्य करके हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ। तो उस प्रकार की गलती आप यहाँ कर ले टेस्ट सीरीज में, वही बढ़िया है एग्जाम हॉल में करने से अच्छा। 1 साल क्योंकि आपका उससे निकल प्रभावित हो जाता है। जाएगा जी, और सही बात है। पीएससी में तो ऐसा है कि 1 साल नहीं 2 साल लग जाता है, हाँ, हाँ, क्योंकि इस बार आपका प्री नहीं क्लियर हुआ तो अगले बार प्री, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आने में 2 साल लग 2 जाता साल है। लग जाते हैं। सही बात है। तो इस कारण टेस्ट सीरीज का इस प्रकार से लाभ होता है। तो राघवेंद्र जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि पीएससी में 1 साल नहीं 2 साल जाता है दोस्तों। इसको अगर बहुत गहराई से जो अध्ययन करता है ना, एनालिसिस किया अपने स्टडी का, वही ये बात बोलता है। इन्होंने बहुत गहराई से एनालिसिस किया, वो इनके बातों में झलक रहा है। इसलिए बहुत अच्छी सी बात है कि क्लास टेस्ट में जितनी गलती करना है, गलती से सीखने वाला जो बात है ना कि गलती से सीखना चाहिए। या तो देखिए दुनिया में आदमी या तो जीतता है या सीखता है, समझिएगा बात को। हारता कभी नहीं, क्योंकि जीतता है तो जीत ही गया, और हारता तो हार से सीखता है, उस सीख से फिर जीत की ओर ही आगे बढ़ता है। तो या तो आज दुनिया में आदमी जीतता है या सीखता है दोस्तों। तो सीखने का जो चांस है वो क्लास टेस्ट में है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप सीखने जाएंगे तो उस दिन सही मायने में आपका हार हो जाएगा, और फिर 2 साल की लंबा इंतजार लगेगा पोस्ट लेने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान रखिए। क्लास टेस्ट दूसरे तरीके से आप राजेंद्र जी आप भी जानते होंगे कि क्लास टेस्ट न केवल हमारे ज्ञान का जांच करता है, बल्कि हमारे मेंटल फिजिकल एबिलिटी को भी जांचता है कि क्या हम 3 घंटे बैठ पा रहे हैं, जी क्या मेंटली 2-4 क्वेश्चन गलत हुए तो हमारा मेंटल स्टेबिलिटी है या नहीं, कि हम घबरा गए उसमें ही। क्योंकि आप देखते हैं कि शुरुआत में कुछ बच्चे गलत क्वेश्चन पकड़ लेते हैं जी और वहां क्वेश्चन लगातार उनको गलत होता है या ज्यादा समय ले लेता है, जो घर आकर जो अच्छे क्वेश्चन है उसको भी गलत कर देते जी हैं। इसलिए दोस्तों इन चीजों को ध्यान के क्लास टेस्ट में कभी भी, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो केवल आपके ज्ञान का परीक्षा नहीं है, वो आपके मेंटल फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट है कि आप 3 घंटा बैठ पा रहे हैं नहीं। अब आपको वही एबिलिटी नहीं है, आपको क्लास टेस्ट दिए ही नहीं है, और आपको जब एग्जाम हॉल पहुंचे तो आपको प्यास लग रहा है, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो उसमें जो समय आपका निकलेगा वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और राविंद्र जी से और जानना चाहिए कि राविंद्र, इंटरव्यू को लेकर के लोगों में हमेशा संशय रहता है कि इंटरव्यू किस तरीके से पूछा जाता है, उसकी तैयारी हम क्या करें, कैसे करें। तो उसके बाद अपना एक विजन आप बताइए कि इंटरव्यू कैसा प्रोसेस होता है। जैसे कि सर मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, दोनों में मेरा अच्छा नंबर नहीं रहा है एक्चुअल में। जी। लेकिन मैं अनुभव किया हूँ कि नंबर अच्छा नहीं रहने का कारण है आंसर पूरा आप भले ही दे दो, जैसे मैंने इस बार दिया था पूरा आंसर दिया था मैं, लेकिन इंटरव्यू आत्मविश्वास का नंबर मिलता है वहाँ। मेरे चेहरे में कहीं ना कहीं हर कोचिंग क्लास में जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है तो सभी ने कहा कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे में डर झलकता है। अब मेन इंटरव्यू में तो उन लोगों नहीं बताते हैं कि आपकी क्या कमी रही, जी। लेकिन मेरे चेहरे में जो डर था उसके कारण इंटरव्यू मेरा कम नंबर रहा। आपको डर नहीं रखना है, अगर आपको है भी तो आप कहीं ना कहीं उसको बनाइए इस प्रकार से अपने चेहरे को कि वो डर दिखे ना। जी। और इंटरव्यू केवल 2-4 दिन की तैयारी नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का निचोड़ रहता है जी। कि आपकी बोलने की एबिलिटी किस प्रकार से है, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। तो इंटरव्यू में मेरा यही रहा है सर कि डर के कारण मेरा नंबर कम रहा है। और मेरे कुछ मित्र रहे हैं उनको डर नहीं था और कुछ था भी, लेकिन वो झलकने नहीं दिए अपने डर को, जी। तो उनको अच्छा नंबर रहा। अब ये अच्छा नंबर इंटरव्यू के नंबर का, इसमें जो 10-15 नंबर ऊपर नीचे होता है, जी मैं चाहूंगा कि इस बार बहुत बारीक रहा है कट ऑफ, आप जान ही जी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उस 10-20 नंबर का आप एग्जाम्पल कुछ लेकर के हमें समझाएं कि कितना वैल्यू होता है एक एक नंबर का पीएससी की फील्ड में, ताकि वो किसी भी स्तर को हल्के में ना ले। तो एक बार आप अपने जो नंबर वितरण जी होते हैं जी उनका एक बार वैल्यू समझाइए बच्चों को। जैसे सर मेरा 48 रैंक है जी। और मैम है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मोनिका साहू जी, जी। उनका 14 रैंक है। जी। उनका और मेरा मेंस का नंबर 0.5 या 1 नंबर का ही अंतर है, और 48 से 14 का अंतर 48 आ से गया। 14, जबकि उनका नंबर मेरे से इंटरव्यू में भी 22 नंबर या 20 नंबर का उनको ज्यादा मिला है। तो ये अंतर होता है कि अभी मेरे को क्लास 3 मिला है नायब तहसीलदार, जी। और उनका पद मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ उनको क्या मिला है। और भी मित्र हैं जैसे 5वां रैंक 4था रैंक भी जैसे जिनका है, नंदिनी जी है जैसे मेरे मित्र हैं, उनका इंटरव्यू में 77 नंबर रहा है। मेंस में उनका 11 नंबर या 10 नंबर का अंतर है मेरे से। तो इंटरव्यू का महत्व इस प्रकार से रहता है सर। जी और एक चीज बहुत बड़ा वहम आजकल चल रहा है समाज में, जिसको लेकर के हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर आज नकारात्मकता आ गई कि सरकार बहुत लंबे समय तक वैकेंसी निकालने में असफल रही,
या कंटिन्यूटी लगातार वैकेंसी नहीं निकल पाई, तो बहुत सारे बच्चों ने डिमोरलाइज होकर के कहीं प्राइवेट नौकरी पकड़ लिया या अपनी प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे बच्चों के लिए आप बताएंगे कि शिक्षा की अहमियत कितना है, और शिक्षा एक निरंतर प्रोसेस है, ये बीच में उसको ड्रॉप करके अपना बार बार फील्ड चेंज करना उचित है? दोनों में से क्या ऑप्शन रहेगा सही, एक बार इस पे अपना अपना मार्गदर्शन आप दीजिए। मेरा जो स्कूलिंग और उसके बाद का भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज मैं सफल इस कारण हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू था एक ही फील्ड में। मैं स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं व्यापम का एग्जाम दिया भी हूँ, तो ऐसे एग्जाम दिया हूँ मैं जिसमें सिलेबस जो पीएससी के सिलेबस और व्यापम के सिलेबस मैच करते थे। अगर आप एक चीज को लेकर कंटिन्यू चलते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार आप असफल होंगे, और आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल सफलता मिलेंगी। मेरे दोस्तों में इस बार लगभग 15-20 लोगों का हुआ, सभी 4 साल, 5 साल, कोई 7 साल से तैयारी कर रहे थे। तो बस निरंतरता, धैर्य के साथ अगर आप मेहनत करेंगे पीएससी फील्ड में, क्योंकि पीएससी मुझे ज्यादा पसंद है इस कारण क्योंकि वो हर साल अपने समय पे होता है। 26 नवंबर को उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, फरवरी में प्री, फिर जून में मेंस, और अक्टूबर नवंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आप इस साल असफल हो भी जाते हैं तो अगले साल फिर से आपके लिए पीएससी आ गया है। और रही बात व्यापम की, तो व्यापम में हाँ पिछले कुछ समय से नहीं आई है वैकेंसी, लेकिन आप तैयार रहेंगे क्योंकि वो ऐसा है, बिल्कुल आया और 1.5 महीने के बाद फिर एग्जाम लेंगे। तो आप तैयार बैठे रहिए, क्योंकि आपको एक पद से मतलब है, ना कि उसमें 300 आए या 20 आए। आप अपनी तैयारी अच्छे रखेंगे तो आप उस एक पद के लिए आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं, उस एक पद को। तो इसीलिए अब हम इस सेशन का दोस्तों समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आपके जितने जुड़े क्वेश्चंस होंगे, देखिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी अधिकारी आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, सबके जीवन की अलग अलग दिशाओं से हम आपको अलग अलग प्रकार के ज्ञान को आपको सामने रख सकें, जिससे आप खुद के मार्गदर्शन में उनके अनुभव का सहायता ले सकें। क्योंकि गलती करके सीखना या दूसरों की गलती से सीखने में बहुत अंतर होता है। जैसे मैंने 10 रुपए गंवा के कुछ सीखा, और 10 रुपए गंवाए बिना किसी को देख लिए सीख लिया कि भाई 10 रुपए गंवा के उसने सीखा था, आपको 10 रुपए बच गए। समझ आ रहा है बात ना? यस। इसलिए उसको दूसरों की गलती से सीखिए और अपनी गलती को होने से बचाइए, और उसके लिए ये सेशन आपके बीच में आता है, जहां आप इतने अनुभवी जो बहुत साल के निचोड़ आपके सामने कुछ शब्दों में रख देते हैं, इनके सीख से दोस्तों अपने आप को जरूर लाभान्वित कीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लास्ट अब चाहूंगा कि राविंद्र जी, आपके मन में जो भी बच्चों के लिए मैसेज, अंतिम मैसेज कि किस तरीके से उनको अपने मार्गदर्शन को क्लियर रखना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन बने रहना चाहिए, मोरल डाउन हो तो कैसे उसका सामना करना चाहिए, अप एंड डाउन आते हैं, उस क्रम में आप बच्चों को क्या अंतिम मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज दे दीजिए, फिर हम सेशन की समाप्ति करेंगे। कुछ बच्चे रहते हैं जिनका जो कॉलेज टाइम से या पहले का पढ़ाई अच्छा नहीं रहता है, तो पीएससी फील्ड ऐसा है कि आपको किसी एक विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है जी, यहाँ सामान्यज्ञ बनने की आवश्यकता है। सभी विषय को आपको बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी विषय में आप सामान्य भी बने रहते हैं, एवरेज, तब भी आप पोस्ट ले लेंगे। सबसे बड़ा बात है सर, यहाँ प्रीलिम्स निकलना चाहिए, क्योंकि आपका अगर प्री नहीं निकलता है तो आपका 4 महीना जो प्री और मेंस के बीच है, उसमें जिनका प्री निकला है वो 8 महीने के बराबर पढ़ लेते हैं फिर जी। और जिनका जो निकल चुका है फिर वो 8 महीने के लिए पढ़ते हैं, और नहीं निकला है तो वो वहीं से ब्रेक हो गए। और आप प्री देंगे, उस मतलब मेंस देंगे आप जैसे, तो आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे कमी रहा मेरे को पोस्ट लेने में। आप अगर मेंस देंगे ही नहीं तो आपको अपना कमजोरी पता नहीं चलेगा। प्री तो केवल क्वालिफाई है, एक्चुअल में आपको पोस्ट मेंस और इंटरव्यू दिलाता है जी। तो मेंस में आपको अपनी कमी पता करने के लिए आपको प्री हर बार निकालना होगा। मेरा प्री निकला लगातार, इसी कारण मेरा आज सिलेक्शन हुआ है। कुछ मित्र हैं जिनका प्री जैसे नहीं निकल पाया जी, तो अभी वो प्री निकाल भी लेते हैं जैसे, तो मेंस में उनको अपनी कमी फिर से 3-4 बार उनको लग जाएगा उस कमी को पता करने में। तो इस कारण प्री सबसे महत्वपूर्ण लगता है सर मुझे। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा, देखिए क्योंकि एग्जाम प्री आपके सर पे आप जान ही रहे इस समय, तो प्री से पहले इस लास्ट टाइम पर अब आपका जितना समय बचा है, इस समय में बच्चों को किस तरीके से सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए, कैसे अब इस कम टाइम में तैयारी करना चाहिए, अपना पॉलिश कैसे करना चाहिए, उस पर अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी रख देंगे बच्चों के सामने कि आप कैसे लास्ट के समय पर, लास्ट 1 से 1.5 महीने में कैसे अपनी रणनीति बना के रखते हैं, तो उसको थोड़ा रख दीजिए बच्चों के सामने। लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को सर मैं डेली उसके लिए 4 घंटा अलग से निकाल दिया था, क्योंकि वो 50 प्रश्न है, उसमें आपका मैक्सिमम होना चाहिए। बाकी इंडियन साइड को तो करना ही है, उसमें थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तब भी चल जाएगा जी।
तो छत्तीसगढ़ साइड आपका 4 से 5 घंटा आप निकालिए। करंट अफेयर्स बहुत आसान रहते हैं, और एक चीज आप देखे होंगे कि करंट अफेयर्स में कभी भी पीएससी विलोपित नहीं करता है या उसमें गलत आंसर नहीं लेता है। छत्तीसगढ़ के कुछ विवादित प्रश्न रहते हैं जिसको कभी ना कभी पीएससी गलत आंसर, जिसमें किसी का गलत किसी का सही, वो होते रहते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा से इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। 4 घंटा 5 घंटा इसके लिए प्रीलिम्स से पहले 2 महीने जो है उसमें मैं अलग से कर दिए रहता हूँ, और फिर बाकी जो बचे, जैसे मान लो मैं 10 घंटा 11 घंटा पढ़ रहा हूँ, उससे ज्यादा तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ तो बाकी जो 6-5 घंटे हैं उसमें इंडियन जीएस को मैं पढ़ता हूँ। और पूरा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो परमानेंट आपको याद हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल हो गया या कुछ भी, बहुत सारे फैक्ट हैं, जनसंख्या, तो आप उन लोगों को अब मत पढ़ो, क्योंकि वो आप भूल भी जाओगे। अगर मान लो ये तो बहुत, ये जो मैं बताया उसको तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन कुछ फैक्ट आप भूल भी जाते हैं, तो ऑप्शन देख के आपसे बन ही जाना है। तो ऐसे चीजों को पढ़ो आप उसी बुक से ही, नए चीज नहीं जो आपको भूल रहे हैं लगातार। तो मेरा यही स्ट्रेटेजी रहा है सर कि मैं कम चीजें पढ़ता हूँ लास्ट में, और धीरे धीरे बुक को कम करते जाता हूँ। जैसे 4 महीना बचा है तो मैं 100% बुक को पढ़ा, फिर जैसे उसके बाद 75% पढ़ा, और लास्ट के 1 महीने तक बुक का 25% ही बच जाता है। और लास्ट में जैसे 9 तारीख को, अभी 9 फरवरी को है, तो 7 और 8 तारीख को मैं पूरा छत्तीसगढ़ फिर से पढ़ता हूँ। जी सर, उसी चलते हैं। तो लास्ट टाइम में दोस्तों आपको जैसे छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग एक लास्ट मैसेज को कन्वे करना चाहेंगे आप सबके बीच में कि रविंद्र जी, क्योंकि अब आप बहुत अनुभव है आपका प्री का, मेंस का, तो हम चाहेंगे जब भी आप फ्री हो इन भविष्य में, इन फ्यूचर, तो जब भी भविष्य में फ्यूचर में फ्री हो, तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो आपसे वास्तविक तौर पर मिल करके मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप अपना कीमती समय उनके लिए निकालें, और कभी सेमिनार में भी आकर उनका मार्गदर्शन करें। क्योंकि आप जैसे प्रतिभावान छात्र जब आकर खुद उनको गाइड करते हैं, उनके बहुत सारे मन में और डाउट्स होते हैं, बहुत सारे और प्रश्न होते हैं, तो उनका आंसर भी मिलता है ना। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप बच्चों से बोल दें कि हाँ, आप उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी सर आमंत्रित करते हैं मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। बिलासपुर में तो रहना हो ही रहा है, और बाद में भी जैसे प्री इस बार होगा, उसके बाद मेंस के टाइम भी रहना होगा, और उसके बाद जैसे जहाँ ज्वाइनिंग दे देते हैं, तो बीच में फिर से कभी जब भी सर लोग बुलाएं तो मेरे समय निकाल के बिल्कुल मैं आऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की अब समाप्ति करते हैं। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव की बढ़ते हुए बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि दूसरों के जीवन से आपको जो प्रेरणा स्रोत मिलती है, उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद रहिए कि आपको बहुत सारी गलती करने से उन्होंने बचा लिया, और बहुत सारे डाउट से आपको भैया क्लियर कर दिया। इसलिए आप सब, हम चाहेंगे रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करें। अर्जुना प्लेसेस के इस प्लेटफॉर्म से आपको उनके मार्गदर्शन से साक्षात्कार कराया गया है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। धन्यवाद रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।